नमस्कार दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इवेंट लेकर आया हूं। यह है हाई जंप। आज मैं आपको हाई जंप के रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। यह बड़ा ही लोकप्रिय इवेंट है। सारी दुनिया में ये बड़ी चाव से देखा जाता है। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। तो आइए आज इसके बारे में जानते हैं कि हाई जंप में क्या क्या रूल्स होते हैं, एथलीट को किन किन रूल्स का पालन करना पड़ता है, और सारे रूल को हम आज विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। रूल नंबर 1, हर एक एथलीट को 3 मौके हर एक हाइट पे मिलने वाले हैं। हर एक हाइट पे 3 चांस मिलने वाले हैं। अगर एथलीट लगातार 3 बार फेल हो जाता है तो वो कंपटीशन से आउट हो जाता है। ध्यान रखें, लगातार 3 बार अगर एथलीट बार गिरा देता है या किसी कारणवश फेल हो जाता है लगातार 3 बार, तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। जंपर किसी भी हाइट पे पास कर सकता है, किसी भी चांस पे वो पास कर सकता है। मान लीजिए जंपर स्टार्ट करता है कंपटीशन और देखता है कि अभी हाइट कम है, अभी उसको अपनी एनर्जी खराब करने की जरूरत नहीं है, तो वो पास बोल सकता है। वो चाहे तो अगली हाइट में जाके स्टार्ट कर सकता है या चाहे तो और बाद में वो स्टार्ट कर सकता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कब स्टार्ट करना चाहता है। वो जितनी बार चाहे उतनी बार पास कर सकता है। अगर वो एक जंप ले चुका है और उसमें वो फेल हो गया किसी हाइट पे और वो चाहता है कि हम यहाँ पर अब पास कर दें, अब हम अगली हाइट में ट्राई करेंगे, तो ऐसा भी वो कर सकता है। लेकिन अगले ट्रायल में अगली हाइट पे उसको सिर्फ 2 मौके मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार फेल हो चुका है। जैसा कि पहला नियम बता रहा है कि अगर 3 लगातार बार आप फेल होते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो अगर आप बीच में फेल होने के बाद बीच में पास देते हैं, जैसे आपने किसी हाइट पे स्टार्ट किया और आपने एक ट्रायल लिया और आप फेल हो गए, और आपने सोचा कि नहीं अब अगली हाइट पे स्टार्ट करते हैं और आपने पास दे दिया, तो अब जब अगली हाइट पे आप जंप करने जाएंगे तो जो आप फेल हुए थे वो ऑलरेडी काउंटेड होगा, और अगर आप 2 बार और फेल हो जाते तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब ये बात मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर आप फेल हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप पास करें तो आपको पास करने का मौका मिलेगा। आप एक बार फेल हो गए, आप 2 बार फेल हो गए, तो भी अगर आप चाहते हैं कि जो तीसरा आपका अटेम्प्ट है वो आप अगली हाइट में ले तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 बार फेल हो गए और अगले अटेम्प्ट में आप जाते हैं, अगले हाइट पे आप जाते हैं अटेम्प्ट लेने, तो वहां पर आपको सिर्फ एक ट्रायल मिलेगा। अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हैं तो अगली हाइट पे आपको 3 चांस मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते, आप वहां भी फेल हो जाते हैं, तो फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और हाइट जो है वो हर बार कम से कम 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाएगी। जब भी सारे जंपर हाइट्स को क्लियर कर लेंगे, किसी पर्टिकुलर हाइट को, किसी खास हाइट को, दिए गए हाइट को, तो उसके बाद जब हाइट इंक्रीज होगी, बार को रेज किया जाएगा, तो वो कम से कम 2 सेंटीमीटर रेज होना चाहिए। हाँ, अगर एक कंडीशन है जब ये नियम बदलता है, जब एक ही एथलीट बचा हो और वो ऑलरेडी कंपटीशन जीत चुका हो, तो फिर वो चाहे तो बार को ज्यादा भी रेस करा सकता है। वो बात करेगा रेफरी से और अपने मन चाहे हाइट पे वो बार को रेस करा सकता है। तो ये मैंने जैसा कि आपको समझाया, इस कि अगर एथलीट ने कंपटीशन जीत लिया है और वो चाहता है कि अब, क्योंकि रिकॉर्ड की बात है, मान लो जैसा कि मैंने बताया आपको कि रूल है कि 2 सेंटीमीटर से कम हाइट इंक्रीज नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एथलीट कंपटीशन जीत चुका है और वो चाहता है कि फॉर द रिकॉर्ड पर्पस या फॉर हिज पर्सनल बेस्ट 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाई जाए, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ाई जा सकती है। और अगर वो चाहता है कि ज्यादा हाइट बढ़ाई जाए,
कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, मीट रिकॉर्ड बनाना चाहता है और चाहता है कि हाइट ज़्यादा बढ़ा दी जाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली भी हाइट बढ़ाई जा सकती है। बस करना क्या है, एथलीट को जाके रेफरी से बात करनी है कि हाइट को कितना बढ़ाना है। अब इसके नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, हाई जंप में हमेशा टेक ऑफ आप एक पैर से ले सकते हैं, डबल लेग टेक ऑफ अलाउड नहीं है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एथलीट ने एक पैर से टेक ऑफ लिया है, तो एक पैर से ही आप टेक ऑफ ले सकते हैं, आप डबल लेग जंप नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहां पर जंपर कब फेल होता है, तो जंपर अगर जंप के दौरान बार को नॉक करता है, बार से टकराता है और जिसके कारण बार गिरता है, तो फिर जंपर का ये जंप सक्सेसफुल नहीं माना जाता है और वो फेलियर में गिना जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जंपर ने जंप किया है और वो टकरा गया है बार से, और इस कारण से ये फेलियर में काउंट होगा। अब देखिए, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी क्या होता है, जंपर ने दौड़ना शुरू किया और वो उसको लगा कि नहीं, हमसे जंप नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करता है, वो साइड में भागता है। और अगर इस दौरान में वो जो नीचे एक मार्क की होती है लाइन, जस्ट अपने बार के नीचे एक लाइन मार्क होती है और वो 3-3 मीटर एक्सटेंड होती है दोनों साइड में। अगर एथलीट उस लाइन को छू देता है या एथलीट जंप करने के जंप नहीं करता है और मैट को छू देता है या एथलीट उस लाइन को पार कर जाता है, तो भी जो है वो फाउल में, फेलियर में गिना जाता है कि आपका चांस खत्म हो चुका है। और रेफरी जो है, कंसर्न जो चीफ जज है, वो रेड फ्लैग रेज कर देता है। जैसा कि इस चित्र में आपने देखा कि इस वीडियो में कि एथलीट ने वो लाइन पार की थी, उसके बाद जब वो दोबारा वापस गया है लेने के लिए, तो कंसर्न चीफ जज ने रेड फ्लैग से बता दिया कि आपने वो लाइन क्रॉस कर लिया है या आपने वो लाइन टच कर लिया है, जो साइड में 3 मीटर एक्सटेंडेड लाइन थी, तो आपका चांस ओवर हो गया है। अब आप अगले चांस में अटेम्प्ट ले सकते हैं, अगला ट्रायल आपको मिलेगा। इस ट्रायल में आप फेलियर हो चुके हैं। देखिए, एक और है, अगर एथलीट जंप करने के दौरान जंप नहीं करता है और मैट को छू देता है। देखिए, यहां पर एथलीट ने बार नहीं गिराया है, लेकिन वो मैट के अंदर घुस गया है। देखिए, बार नहीं गिरा है, इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी ये फेलियर में काउंट होगा। अगर वो नीचे जो लाइन है उसको टच कर देता है या मैट को छू देता है, भले उसने जंप नहीं किया है, भले उसने बार नहीं गिराया है, लेकिन उसने मैट के अंदर चला गया है नीचे से बार के, तो ये भी फेलियर में काउंट होगा। चलिए देखिए, एक और वीडियो आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एथलीट ने क्या किया है, जैसे ही उसने जंप किया, उसने देखा कि बार हिल रहा है, तो वो मैट छोड़ के भाग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप एक बात समझ लें, अगर इवन एथलीट देखता है कि वो बार बहुत जोर से हिल रहा है और वो छोड़ के भागता है, अगर इसके बाद भी बार गिर जाता है, इसके बाद भी बार हिलकर, देखिए बार हिलकर अगर गिर जाता है, इवन वो मैट को छोड़ के भाग गया है और बार गिर जाता है, तो भी ये फाउल में काउंट होगा। ये आपका फेलियर होगा, ये आपको सक्सेसफुल जंप में काउंट नहीं होगा। तो आप ये मत गलतफहमी पालिए कि हम लैंडिंग पिट से भाग जाएंगे और उसके बाद बार गिरता है तो फाउल नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा। फेलियर होगा, चाहे आप अगर आपको आपके कारण ये बार गिरा है, आपके टच होने के कारण ये बार हिला और बार गिरा है, तो आपका ये अनसक्सेसफुल जंप माना जाएगा, ये वैलिड जंप नहीं होगा। तो आप अगर छोड़कर भाग भी जाते हैं, लैंडिंग पिट को जल्दी से छोड़ देते हैं, तो भी ये फेलियर में ही काउंट होगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके कारण बार नहीं गिरा, हो सकता है किसी जो विंड है वो बहुत जोर से बही या कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण बार गिर गया, जिसके जिम्मेदार आप नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये माना जाएगा कि आपका जंप जो है वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपके कारण बार गिरा है तो फिर आपका जंप सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, आपको 1 मिनट का समय मिलने वाला है अपने ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। एक बार आपका नाम बुला दिया गया तो
जो काउंटडाउन वॉच है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आपके पास 1 मिनट का समय है। अब इस दौरान आप जाकर अपना ट्रायल को आपको स्टार्ट करना है। कई बार एथलीट क्या करता है कि वो रन अप स्टार्ट कर लेता है और उसको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो क्या करता है, वापस जाता है। तो अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं कि आप आए और आपको लगा नहीं होगा, तो आप वापस जाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपके पास वो जो 1 मिनट आपका स्टार्ट हुआ था शुरुआत में, आपकी घड़ी चलती रहेगी। और ये चलेगी कब तक? जब तक 1 मिनट आपका पूरा ना हो जाए। और इस दौरान अगर आप कितनी बार भी आप चाहें तो भाग के वापस आएं, भाग के जाएं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन एक बार आपका समय पूरा हो गया, अगर आपका समय पूरा हो गया तो आप ध्यान दें कि तुरंत जो चीफ जज है वो रेड फ्लैग ऊपर कर देगा और आपको बता देगा कि अब आपका समय पूरा हो चुका है। तो अगर आप दौड़ के आते हैं और वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो आप इतना टाइम आप जरूर बचा के रखें कि आप उस 1 मिनट के खत्म होने से पहले ही आप अपना ट्रायल स्टार्ट कर लें, अगर आप इवन भाग के वापस जाते हैं तो। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और आपका समय खत्म हो जाता है, तो फिर आपका ये रेड फ्लैग ऊपर हो जाएगा और आपका वो जो ट्रायल है वो अनसक्सेसफुल ट्रायल में काउंट होगा। देखिए, टाइम अलॉटमेंट की जहां तक बात है तो इसके नियम साफ हैं। अगर 3 से ज्यादा एथलीट हैं या आपका पहला ट्रायल है, तो आपको 1 मिनट मिलने वाला है अपने ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। यहां पर आप ध्यान दे दीजिए, आपको अपना रनअप स्टार्ट कर लेना है। ये नहीं है कि आपको कंप्लीट करना है जंप, आपको स्टार्ट कर लेना है। तो आपको 1 मिनट मिलने वाले हैं अपना ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। अगर एथलीट 2 या 3 है तो आपको 1.5 मिनट मिलने वाले हैं। अगर एक ही एथलीट बचा है तो आपको 3 मिनट मिलेंगे अपने ट्रायल को स्टार्ट करने के लिए। और अगर एक ही एथलीट को दोबारा जंप करना है, जैसे मैंने जंप किया और तुरंत मेरा ही नंबर है, मैं ही बचा हूं, सभी एथलीट ने क्लियर कर लिया है उस हाइट में, और मैंने उसमें पहले ट्रायल में मैं फेलियर हो गया हूं, अब मुझे दूसरा ट्रायल लेना है, तो मेरा ट्रायल के बाद तुरंत दूसरा ट्रायल अगर आता है तो मुझे 2 मिनट का समय मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर 3 से ज्यादा एथलीट हैं तो आपको 1 मिनट मिलने वाला है। अगर एथलीट 3 से कम भी है लेकिन आपका पहला ट्रायल है, ये तो आप जस्ट आपने स्टार्ट किया है, कंपटीशन में सिर्फ 2 ही एथलीट हैं या 3 ही एथलीट हैं, तो भी आपको 1 मिनट मिलने वाला है। अगर एथलीट 2 या 3 बच गए हैं कंपटीशन में, बाकी सारे एथलीट कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, तो आपको 1.5 मिनट मिलने वाला है। अगर एक एथलीट बचा है तो आपको 3 मिनट मिलेगा। और अगर आपका ही ट्रायल बार बार आ रहा है, तुरंत एक ट्रायल करने के बाद आपको दूसरा ट्रायल तुरंत लेना है, आपको ही लेना है, बीच में कोई और एथलीट नहीं लेने वाला है, तो आपको 2 मिनट मिलेंगे। देखिए, एक और सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको टाइम दे दिया गया, आपने स्टार्ट करने की कोशिश की तभी, क्योंकि देखिए इस इवेंट में क्या होता है, एथलीट जो है वो ट्रैक के बीच में से दौड़ के आ रहा होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा रनवे चाहिए होता है रनअप के लिए। तो अब उस समय अगर 400 मीटर मान लो इवेंट स्टार्ट हो गया, या कोई ऐसा इवेंट स्टार्ट हो गया जहां पर उसको रुकना पड़ गया थोड़ा सा, अब ये उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दूसरा इवेंट स्टार्ट हुआ है, अब उसकी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, इवेंट स्टार्ट हो गया तो ऐसे कंडीशन में जो रेफरी है वो क्या करता है, टाइम को एडजस्ट कर देता है, घड़ी को रोक देगा और उसको या तो उसको दोबारा ट्रायल देगा कि आप दोबारा ट्रायल ले लीजिए। तो ये काम रेफरी कर सकता है कि उसको टाइम को, जैसे घड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है, उसके एक बार उसको आवाज दे दी गई कि भाई आप अपना ट्रायल लीजिए। अब ऐसे कंडीशन में अगर किसी कारण से वो जिसका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, अब वो इवेंट रोकना पड़ा, तो घड़ी को एडजस्ट करना या रिप्लेस ट्रायल को रिप्लेस करना, दोबारा ट्रायल देना, वो रेफरी का काम है। अब यहां एक और नियम है कि क्या एथलीट अपने एरिया को लीव कर सकता है। देखिए, एथलीट अगर चाहता है कि मान लीजिए, क्योंकि ये लंबा चलता है इवेंट, कई बार एथलीट को बीच में रेस्ट रूम में जाना होता है,
उसे नेचर कॉल है, यूरिन करना है, उसको जाना है। अब अपनी मर्जी से वो नहीं जा सकता, उसको तुरंत जाके कंसर्न रेफरी को बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। तो एक जो ऑफिशियल है वो उसके साथ जाएगा, उसको लेकर रेस्टरूम में, वहां पर वो जो भी करना है करके वो वापस आएगा। लेकिन अपनी मर्जी से अगर वो चला गया तब वो एब्सेंट फ्रॉम द इवेंट माना जाएगा। तो क्या करना है उसको, उसको अपने कंसर्न ऑफिशियल को बताना है कि मुझे ऐसे रेस्टरूम जाना है, तो उसको वो एक ऑफिशियल के साथ भेजा जाएगा और वो जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि एथलीट दौड़कर चले जाते हैं अपने कोच से बात करने, तो ये अलाउड है। कोचेस का एक स्टैंड होता है, तो एथलीट चाहे तो अपने कोच के पास जाकर बात कर सकता है, ये अलाउड होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। इसमें जो भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं उन रूल्स को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ सवाल आपके मन में आ रहा है हाई जंप के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चैट बॉक्स पे इसको पूछें, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आप मेरे वीडियोस को देखते रहें। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट जो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है और ये अच्छा कंटेंट है, तो अपने दोस्तों को भी बोलें कि इसे देखें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।